Hello, friends. Namaste. Very warm welcome to Ansarkari. And today we are going to take up again some important themes and concepts which are going to help you in understanding and both refining and consolidating your work. And it is also going to help you to understand कि किस डायरेक्शन में आपको कितने एफर्ट्स पुट करने हैं सो दैट यू आर एबल टू मेक अ काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम which is suitable to you. First thing coming here is in terms of economics, because economics is not just economics, it is linked with socio-cultural, socio-political, geopolitical, सब चीजों से वो interlinked है. It is not purely economics which is required for UPSC CSC. Retail inflation cools to a 67 months low. यानी पिछले 5 साल में भी आप कह सकते हो कि ऐसा सिचुएशन बनने को नहीं आई. That's amazing. So consumer price index is easing off, lower than expected inflation. It is good for economy, लेकिन अभी भी जो अर्बन कंजम्पशन है वो स्लगिश है. और ग्लोबल टैरिफ वॉर्स और जो एग्रीगेट डिमांड्स और जो जियो टेंशन चल रही है उनके इम्पैक्ट हैं आपके क्रूड और प्राइस जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड वी विल जस्ट रीड आफ्टरवर्ड्स. हम पढ़ेंगे कैसे एलपीजी जो 97% से ज़्यादा भारत में इंपोर्ट होती है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. सो द की वर्ड हेयर इज मॉनिटरी ट्रांसमिशन. यानी कि किस तरीके से योर इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो, योर इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम मोर स्मूदर, मोर फॉर्मल, मोर स्ट्रॉन्गर, लीडिंग टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड देन लेटर ऑन द टारगेट ऑफ विकसित भारत और द जीरो एमिशन बाय 2070. सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और शॉर्ट टर्म कंजम्पशन को बूस्ट करेगा डेफिनेटली. लेकिन द पॉइंट इज दैट नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो अगर डेटा दे रहे हैं तो उसके हम कैसे अब एडवांटेज ले सकते हैं. बिकॉज एट द सेम टाइम व्हेन यू सी एक्सपोर्ट्स, तो अभी तो यूएस के जो टैरिफ्स हैं दे हैव बीन पुट ऑन होल्ड, लेकिन जो बेस टैरिफ है दैट इज स्टिल देयर. लेकिन ग्रोथ जो हुई है नॉमिनल ग्रोथ हुई है, दैट इज व्हाट वी कैन से. सो द कोर इन्फ्लेशन इट इज मार्जिनली हाइयर. और आप उसका जो सब इंडेक्स है फॉर नॉन फूड नॉन मैन्युफैक्चर आइटम्स क्रिएटेड बाय इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने जो किया वो देखता है कि भाई किस तरीके से किस तरीके से उसका इम्पैक्ट है. तो कोर इन्फ्लेशन इज एक्सक्लूडिंग वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड एनर्जी. और डोमेस्टिक डिमांड को गॉज करने के लिए आपको सारी चीजों को देखना जरूरी है. रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज व्हाई बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली फॉर डेली हैंड टू माउथ या डेली वेजर्स वर्कर जो, और 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ड्रॉपिंग इन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, एग्स एंड पल्सेस. और आप कहिए कि उससे फिर जो बाकी इम्पैक्ट आएगा दैट हैज टू बी सीन, बट इट शुड नॉट बी लीडिंग टू, जब हम फार्मर्स या फिर जो हम कोर प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं फिर उनके प्राइसेस भी प्लम्प्ट हो जाएंगे. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग पॉइंट दैट हैज ऑल्सो टू बी सीन. सो द ग्लोबल इन्फ्लेशनरी जो स्पाइरल है दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द यूएस एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर, उसका हमें देखना है. एक और कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि जो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अब अकोमोडेटिव स्टैंड की तरफ जा रही है रादर देन बीइंग न्यूट्रल. दे शार्प डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मेक श्योर दैट कि इंटरेस्ट प्राइसेस और भी लो हों और एक्सेसिबिलिटी बढ़े. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूल और लाइट जो कैटेगरी है, यानी फ्यूल यानी एनर्जी और लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो it has exited deflation zone after staying in zone for 18 consecutive months. तो फ्यूल और लाइट का जो है इट इज अनलाइकली दैट इज गोइंग टू बी सस्टेन. बिकॉज आप कह सकते हैं कि बहुत जगह जैसे जैसे दिल्ली का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर 0 से 200 तक का बिल आपका सब्सिडाइज्ड है. फिर उसके बाद जो है बाकी स्टेट्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. बाकी फिर देयर आर वेलफेयर स्कीम्स आल्सो, तो देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स विच आर लिंक्ड विद इट विच आर नॉट डिस्कस्ड हियर डायरेक्टली. वो इंपॉर्टेंट. तो फूड इन्फ्लेशन इज अ पॉइंट हियर. अगेन सेम थिंग वी आर रीडिंग इन अ डिफरेंट वे कि फूड इन्फ्लेशन कैसे 40 मंथ लो आया है. और एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस डेफिनेटली दे आर नॉट सो लो. एग्जामिनेशन में पीटी में आता है कि आप एडिबल ऑयल को जो इंपोर्ट करते हो वो आप उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ी कि घटी, कस्टम ड्यूटी है कि नहीं, तो बेसिक थिंग इट गोज ऑन कि उसके पीछे प्रोसेस क्या है. सो वन हैज टू सी द प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तीनों दिया हुआ है. पॉजिटिव स्पिल ओवर आएगा कि भाई आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, आप ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आपकी जो जॉब्स हैं, स्किल्स हैं या बाकी प्राइसेस हैं वो रोजी हो जाएंगे.
Again, here is an example, the Haryana land deal, which is linked with the Robert Vadra. He claims it is politicized case. पर हमारे लिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि खेमका सर ने क्या रोल प्ले किया, हु वाज द डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उन्होंने जो है म्यूटेशन कैंसिल कर दी थी 3.5 एकड़ प्लॉट की शिकोपुर विलेज एट दैट वड्रा हैज टोल्ड टू डीएलएफ यूनिवर्सल। बट अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी तो व्हाई हुड द गवर्नमेंट वेंट ऑन टू ट्रांसफर हिम विद इन कपल ऑफ आवर्स एंड देन लेटर ऑन ही वाज सेइंग दैट ही वाज एक्टिंग बियॉन्ड द अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम। तो अगर जबकि उन्होंने ये बताया, उनका ये कहना था कि जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर या तहसीलदार थे जो इन्होंने ये किया, वो उनके पास सेंक्शन ही नहीं थी ऐसा करने की, बिकॉज द शिकोपुर विलेज वॉज नोटिफाइड under the East Punjab Holdings Consolidation and Prevention of Fragmentation 1948 on August 5, 2011, and the transfer of property during the pendency of consolidation proceeds वो नहीं हो सकती थी विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफिसर, यानी वो प्रोहिबिटेड था उस टाइम पीरियड। बट लेटर ऑन पैनल्स बने, खट्टर साहब ने भी 2023 में कहा कि कोर्ट में कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, सारे रूल्स फॉलो हुए हैं, तो अभी ईडी के पास केस है, जबकि कोर्ट का कहना है, कोर्ट में जो अपील थी, कोर्ट में जो मतलब प्रस्तुत किया गया, उसमें कहना था कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है, और जो लैंड है वो अभी भी HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हरियाणा स्टेट HSIC जो इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट की जो बॉडी है उसके पास है। तो ये एक तरीके से आपके लिए सोचने का पॉइंट है कि क्या ये वाकई पब्लिक गुड और पब्लिक सर्विसेज और ऊपर से जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस है, या फिर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज हैं, क्या वो जनता के लिए वाकई हित में काम करती हैं या वाकई वो जरूरी था, ये एक देखने वाली बात है। टैरिफ्स एंड डिपोर्टेशंस यूएस का एक हथियार है, अभी बात ये हुई, लेकिन क्या इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो चाइना द बिगेस्ट थ्रेट अकॉर्डिंग टू यूएस, पर चाइना थ्रेट भी है, चाइना इनएविटेबल भी है, चाइना डोमिनेंट भी है, चाइना पावरफुल भी है। चाइना और रशिया, उन्होंने शुरू से ऐसा चाहा है, चाइना तो नहीं, चाइना हम नहीं कहेंगे, लेकिन थ्रू आउट द कोल्ड वॉर रशिया ने चाहा जो चाइना की जो 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 यूएस की जो यू नो मैगी की तरह जो इंटैंगल्ड जो उसकी रिलेशनशिप है, पूरे एशिया, पूरा यूरोप, पूरा का पूरा जो अफ्रीका में है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। अभी वो एक तरीके से प्लेटर पे है आपके सामने, बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ रशिया टू हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड टू हैव डायरेक्ट डिस्कशंस विद द यूएस। और चाइना के लिए भी मौका है कि अगर यूएस इज बुलिंग इट्स एलाइज और यूएस इज सेइंग कि तुम फ्री लंच करते हो तुम, तो वो जो एक गुडविल थी, वो जो एक मोरालिटी थी, वो जो एक इंस्टिंक्ट थी, उसको यूएस अगर तोड़ रहा है, तो इसके लिए मौका है कि चाइना के लिए भी मौका है और रशिया के लिए भी मौका है। इंडिया को अपना देखना है कि इंडिया has always in a middle power. India is not like Russia or not like China. इंडिया को हम मिडिल पावर ही कहेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो एक इरोजन ऑफ गुडविल हुआ है, बिकॉज द वे यूएस वेंट ऑन टू सेंड बैक दोज इलीगल इमिग्रेंट्स टू इंडिया, ऊपर से फिर द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही इज यूजिंग फुल पब्लिक व्यू में। तो इसीलिए इंडिया में भी, चाहे यूएस पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, यूएस अपॉर्चुनिस्ट है सदियों से, जिसने पाकिस्तान का सपोर्ट भी किया और पाकिस्तान को हमसे पहले जहाज पकड़ा दिए बहुत, और उसके टेररिज्म को भी कभी गर्दन पे पैर रख के नहीं दबाया। तो हम कह सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूएस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। वही वाली बात है, गोरे सगे नहीं हो सकते, ऐसा वाला माइंडसेट है। एशिया की बात जहां तक बात है वो अलग बात है। चाइना इंडिया का पेरेनियल दुश्मन है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के और चाइना के कारण हमारा हमारा जो है बहुत खतरनाक डेडली एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो हमें देखना होगा। तो इसीलिए हमारे लिए भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और आइडियाज हैं। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएस, द ओनली यूएसपी हैड बीन जो यूनिक अमेरिकन क्वालिटी ऑफ द लिबरलिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, आपको फ्रीडम है और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो यूएसपी अब जाने खराब हो रही है, वो जा रही है। तो इसीलिए अमेरिका को लॉन्ग रन में आप कह सकते हो जो उसकी हेजिमोनी है या जो उसकी सॉफ्ट पावर का जो एपिटोम है वो कम ही होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यू मस्ट राइट इन योर नोट्स एंड ट्राई टू राइट इन 1 or 2 lines एंड वी कैन डिस्कस इट आल्सो फर्दर। अनदर एग्जांपल इज ऑफ हाउ वागा लासा ही वाज अ स्टारवर्ट ऑफ लैटिन अमेरिकन लिटरेचर बूम। तो एथिक्स के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो, और वैसे भी अगर आप गुड रीड करते हो तो अगर आप यूनिक नाम दोगे तो आप औरों से अलग होगे। गांधी, कलाम सर या कुछ भी आप इधर उधर के देते हो तो वो बहुत घिसा पिटा मैं नहीं कहूंगा, अगर आप जेन्युइनली लिख रहे हो, अदरवाइज आप जनरल भाषा में उसको घिसा पिटा भी कह सकते हो। तो इसीलिए ये अलग है। ये जो जेंटलमैन थे, वारगास
लौसा ये अपने आप में बहुत फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी, उनके आइडियाज बहुत डीप तरीके से लैटिन अमेरिकन कल्चर में पेनिट्रेट हुए। एंड ही वेंट ऑन टू स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑल्सो। पेरुवियन अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, बाद में ये लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को इन्होंने बहुत प्रमोट किया। और ये अथॉरिटेरियनिज्म, टायरनी और जो एंटी लिबरल या एंटी डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट होते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने बहुत लिखा। सो ही हैज बीन एन अमेजिंग, ही हैज बीन अ रियलिस्ट एंड ही हैज बीन ए क्रिटिक ऑफ रेडिकलिज्म। जो शुरू में उन्होंने रिवोल्यूशन को भी प्रमोट किया, शुरू में वो क्यूबन रिवोल्यूशनरी आइडिया से भी इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन बाद में आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म, यानी कि जो बात सच होती है और अगर किसी का व्यू पॉइंट आपसे मैच नहीं करता लेकिन वो भी सच है, तो उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, इंडिविजुअल फ्रीडम को उन्होंने पैरामाउंट रखा। इसीलिए वो रेवर्ड फिगर भी हैं और पोलराइज फिगर भी हैं, क्योंकि सब लोग उनको अच्छा नहीं मान सकते। तो ये एक सच्चाई है। जब आप ठीक करने चलते हैं, तो हो सकता है कि 90% लोग शुरू में आपको गलत समझें, या ये भी हो सकता है कि आपको कुछ लोग आपके बहुत ही स्ट्रांग फॉलोअर होंगे और कुछ लोग आपके बिल्कुल एंटी हो जाएंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ इट्स अ काइंड ऑफ अ व्हाट आई कैन से, इट्स अ काइंड ऑफ अ बोथ वे प्रोसेस, जैसा गांधी जी के केस में या बाकी केस में भी हमने देखा गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड हमने दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर कवर किए हैं जस्टिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इंडिया के, जिसमें हमने बोला कि गैप कितना है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। गैप कितना है कि पॉलिसीज देयर, जैसे 1987 का जो लॉ कमीशन था उसने रिकमेंड किया कि भाई इतने पर मिलियन पीपल इतने जज होने चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है उतना। तो 2025 में भी ओवर 50 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और उसके बाद जो है मोर देन एवर, आप अगर 33% वैकेंसीज की बात करते हैं हाई कोर्ट्स में, 21% सबॉर्डिनेट कोर्ट में बात करते हैं, और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो इतना मिनिस्केल है कि अगर 33% की बात करेंगे तो उसमें भी अगले 50-100 साल लग जाएंगे। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि जो जेल है अगर वो ओवर क्राउडेड है, इनमेट ओवर पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्कलोड, डाइवर्सिटी, एंड द पुलिस, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और लीगल एड की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लॉट टू डू। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि कैसे साउदर्न स्टेट्स, they are leading the justice system, they are far better than the northern ones। पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन के केस में तेलंगाना इज फॉलिंग शॉर्ट इन केस ऑफ लीगल एड। और अगर आप देखेंगे वुमेन को 33% अगर पुलिस फोर्स में लाना है तो उसमें अगले 175 साल लगेंगे। एंड वुमेन आर ग्रॉसली अंडर रिप्रेजेंटेड इन जस्टिस सिस्टम, इवन एट हायर लेवल्स, पुलिस, जुडिशरी, लीगल एड। आप देखिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स, सेक्रेटरीज, पैनल लॉयर्स। So most states they are failing to fill their quotas for SC STs, and they but do better for OBC। ये भी हमारे सामने एक एग्जांपल है। 1/4 of the high court cases are pending for more than 20 years, and under trials with longer detention periods have increased। तो ये अपने आप में कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें नोट करने हैं, और अब फिर आपको सोचना है कि हाउ व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई, इट इज स्टडी बाय दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड टिस प्रयास। सो प्लीज सी कि ये सिविल सोसाइटी या फिर जो बॉडीज हैं, ये किस तरीके से इतना पैरामाउंट रोल प्ले करती हैं। जस्ट कीप इन माइंड एंड राइट इट समवेयर। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जिसका मतलब होता है कि जो क्रेडिट टू जीडीपी गैप है, वो मेन इंडिकेटर है कि आप काउंटर साइक्लिकल कैपिटल, जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल बफर का कॉन्सेप्ट, उसको कब आप अप्लाई करेंगे। तो अभी ऐसा होने नहीं जा रहा है। सो वन टर्म इज ओवर हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ये आप नोट कर लेंगे, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाए। एलपीजी प्राइस हाइक हैड बीन देयर बिकॉज द ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है उसको कम करने की बात, कि कैसे ओएमसीज को लॉस कम करें, क्योंकि इसमें उज्ज्वला जो स्कीम के अंदर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें भी थोड़ा प्राइस हाइक हुआ है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बिकॉज 90% से ज्यादा जब हम एलपीजी इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एलपीजी प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला इज आईपीपी, इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। वो जो आरामेको, सऊदी अरेबिया की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एलपीजी की, यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा, यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद
फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ओशियन फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज, पोर्ट ड्यूज, कॉस्ट ऑफ इनलैंड फ्रेट, मार्केटिंग कॉस्ट, ऑयल कंपनी मार्जिन्स, और उसके बाद बॉटलिंग चार्जेस, डीलर कमीशन और जीएसटी। ये सब मिला के आपके पास घर में सिलेंडर आ रहा है। 50 रुपए उसमें बढ़े हैं, गवर्नमेंट ने हाइक किया बिकॉज इट वांट टू ऑफसेट द इम्पोर्ट कॉस्ट, जैसे मैंने आपसे बोला। और एलपीजी कंजम्पशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ी भी है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, क्योंकि एलपीजी कंजम्पशन जो है वो अब सैचुरेशन पॉइंट तक शहरों में पहुंच चुकी है। नाउ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉट जो आपकी पीएनजी है, जो आपकी जो यू नो जो जो ये आपका जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पाइप गैस लाइन को प्रमोट करने की बात हो रही है, और वो कॉस्ट भी थोड़ा उसका कम होगा। एक्साइज ड्यूटी हाइक हुआ, डेफिनेटली हुआ, उसमें 2 रुपए जोड़ दिए, तो ओपीसी प्लस जब बढ़ाएगा, जब और या फिर चाइना, चाइना जब अपना रोल प्ले करेगा, चाइना जैसे अब अगर यूएस के साथ जो अभी जो ट्रेड वॉर है उसके कॉन्टेक्स्ट में जब चाइना compete करेगा मिडिल ईस्ट की सप्लाईज के लिए, तब हम कह सकते हैं कि इससे और ज्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगा। क्योंकि जो ये जो एलपीजी यानी ब्यूटेन, जिसके अंदर ब्यूटेन प्रोपेन डोमिनेटेड जो अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका अभी इंडिया पर इम्पैक्ट बहुत समय तक दिखने की बात है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, या जब तक हम हमारे लिए एक ये कोर सच्चाई है, हमारे पास तो रिजर्व भी नहीं है, तो आप एनर्जी को कैसे वो करोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिमेन्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज कॉमन मैन इज कंसर्न। हमने अभी भी बात की जस्टिस की, तो कोर्ट्स अंडर प्रेशर डेफिनेटली, और ओवरऑल रैंकिंग की भी हमने बात की। तो आप कुछ फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको लगाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट, और फॉर दैट मैटर एवरी हाई कोर्ट, मस्ट बी केयरफुल व्हाट दे आर सेइंग, और उसकी सैंक्टिटी है, बिकॉज जस्टिस मस्ट शुड नॉट ओनली बी डन बट इट ऑल्सो मस्ट सीम टू बी डन। ये एक कॉमन जो कोर्ट है, एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन सर्मन है, कॉमन एक ये विचार है, इसको हमें प्रैक्टिस करना होगा। Delhi, when it is coming to the justice thing, Delhi had shown as best just to population ratio, पुलिस ट्रेनिंग में भी बेस्ट माना, और एमएचए की एडवाइजरी है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल कॉप्स एक पुलिस स्टेशन में होने चाहिए, उसमें भी दिल्ली ने पूरा फॉलो किया है। 2 वुमेन सब इंस्पेक्टर्स और 10 वुमेन कॉन्स्टेबल्स का एक जो स्टैंडर्ड मॉडल है, वो हम कहेंगे कि दिल्ली, तो दिल्ली अपने आप में मॉडल हो गया। ट्रेनिंग की कॉस्ट में मॉडल हो गया, एवरेज स्पेंडिंग के जो इनमेट की कॉस्ट में मॉडल हो गया। उन्होंने बहुत सारा जो है ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं इनमेट्स की, वो भी जबकि 90% तो अंडर ट्रायल्स हैं, फिर भी उन्होंने उन मीटिंग्स को उन्होंने फैसिलिटेट कराया। और आप कह सकते हैं कि 1987 का जो लॉ कमीशन था, जिसमें 50 जज पर मिलियन पॉपुलेशन की बात है, उसको तो मैंने जैसा कहा कि अभी अचीव करना बाकी है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटेक्शन ऑफ पीपीवीआर जिसको हम बोलते हैं, पीपीवीएफआर, उसके अंदर अगर फार्मर्स ने जैसे इनिशिएटिव लेकर एक पॉमग्रेनेट वैरायटी को उन्होंने पेटेंट कराया, और इंडियन जो ओरिजिनल पॉमग्रेनेट है वो छोटे साइज में होता है, जूसी होता है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ भी होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड साइज से बड़ा नहीं हो सकता। 300 ग्राम आप कह लो कि आप 300 हमें चाहिए 300 ग्राम, लेकिन वो 250 ग्राम से कम ही होता है सपोज कीजिए, तो उसकी प्रॉब्लम है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा करके, वो भी महाराष्ट्र के उस जोन में जिसे हम मराठवाड़ा जोन को जब हम कहते हैं कि एरिड जोन है, पानी की कमी है, तो यानी दीज आर द थिंग्स विच कैन ब्रिंग अ रिपल काइंड ऑफ अफेक्ट एंड चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल कंसर्न। फिर अपने आप में फार्मिंग जो है ना सिर्फ इम्यूनिटी होगा, पॉजिटिव भी होगा और फॉरवर्ड लुकिंग भी होगा। ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हमें क्रिएट करने चाहिए। नाउ अगेन कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, कि चाइना अगर यूएस को compete करता है, और वो चाहता है कि यूएस अगर यूरोप को कह रहा है फ्री का लंच खाया, जापान को कह रहा है फ्री का हुआ, साउथ कोरिया को कह रहा है, या ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है फॉर दैट मैटर, तो यानी चाइना के पास एक मौका है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना ने इसमें क्या किया। चाइना ने इसके अंदर जो अपने आप को कहा कि आई वी वांट टू डिफेंड ग्लोबलाइजेशन, वी विल नॉट बी बुलीड डाउन बाय द यूएस। यूएस की प्रेजेंस कहाँ नहीं है, क्वेश्चन ये उठता है, उसकी प्रेजेंस हर जगह है। तो इसलिए अगर हम एग्जांपल दें एशिया का, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसका चाइना के साथ सरप्लस, सभी कंट्रीज चाइना के डेफिसिट में। चाइना इज एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस। अब चाइना कहता है मैं ओपन हो जाऊं, आई विल बी मोर ओपन, यू नो आई एम ओपन, यू जस्ट डू विद मी। इंडिया के साथ भी उन्होंने अभी अभी पॉजिटिव रिलेशंस की बात की, तो इट्स गोना टेक टाइम एंड वी हैव सर्टेन आउटस्टैंडिंग क्रूशियल इश्यूज व्हिच मस्ट बी हैंडल्ड फर्स्ट। जापान और साउथ कोरिया के साथ मीटिंग की बात हुई है। इसी तरह आसियान कंट्रीज,
और जिसमें वियतनाम या फिर आप कंबोडिया, मलेशिया, इनकी अगर हम बात करें, इन कंट्रीज के साथ भी अभी द चाइनीज प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट ए काइंड ऑफ अ बोनहोमी, जिसमें ही विल ट्राई टू मेक श्योर दैट चाइना इज मोर ओपन एंड दे आर रेडी टू डू मोर बिजनेस विद चाइना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी आउटरीच की है। तो यानी ये कॉमन ग्राउंड की बात हो रही है। चाइना क्लेम्स बाय यूजिंग ग्रेट मेटाफर्स की हम साथ हैं और हम ग्रेट हैं और हमें ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको दूर कर रहा है, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि कितना, किस हद तक जो है चाइना उसको फॉलो करेगा, दैट इज द वन पॉइंट। सो इसीलिए 10 मेंबर आसियान, जिसका ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $200 बिलियन पहुंच गया, वो कैसे हैंडल कर पाएगा? मैन्युफैक्चरिंग मेमूथ है चाइना। जो चीजें 100 रुपए की होती है, चाइना उसको 5 रुपए में क्रिएट कर देता। तो इसका तो अचानक से कोई रास्ता नहीं है, और चाइना क्यों चाहेगा कि अपने एडवांटेज को वो कम करे? सो चाइना को ओपन होना है, कैसे होगा? इंडिया को इस चीज में क्या सोचना है? इंडिया अपना फायदा कैसे करे? इंडिया एक छोटा, डिफरेंट, स्मार्ट सब्स्टिट्यूट कैसे बने? छोटा कहने का अर्थ सिर्फ इंफीरियर नहीं है, इसका मतलब है कि अपने वजूद के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जो विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं, उसको हम कैसे इसमें हैंडल करेंगे, ये एक देखने की बात है। हमने पहले भी चर्चा की थी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की। तो बीआईटी ट्रीटी, इंडिया को कौन सा मॉडल चाहिए? इन्होंने प्रशांत प्रभाष रंजन सर ने जो यहाँ पे डिस्कस किया, कि उन्होंने कहा कि ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जो हमें अलग अलग कंट्रीज के साथ हमें अलग अलग तरीके से हैंडल करने की बात करें। जैसे हम कैपिटल एक्सपोर्टर बन चुके हैं ऐसी कुछ कंट्रीज के लिए जहां से हम कैपिटल इंपोर्ट करते थे। जैसे यूके है। जब हमने 2016 में, नहीं नहीं, जब हम 1994 की बात करते हैं, तो हमने कैपिटल इंपोर्टर के तौर के ऊपर उनके साथ डील की थी, लेकिन अब हम कैपिटल एक्सपोर्टर बन चुके हैं। सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद काफ़ी ऐसा हाई एंड और उसके बाद स्पेशलाइज सोर्सेज हैं जिसका हम अभी, जिसका हमारे पास जो है, व्हाट वी कैन से वी हैव द ग्रेट स्पेशलाइजेशन। सो इसमें हम कह सकते हैं कि कैसे हम इस चीज को हैंडल करें, कैसे हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को लेके चलें। क्योंकि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है, दैट इज नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ WTO, इट हैज बीन देयर इन द पास्ट ऑल्सो, इन 17th and 18th centuries ऑल्सो। उसको तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में। क्योंकि आप अगर एक बेनिफिट किसी कंट्री को देते हो, तो वो बेनिफिट आप नेचुरली दूसरी कंट्री को भी दोगे ही दोगे। और MFN क्लॉज जो है, आप ये कहिए कि एक तरीके से जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको तो अंडरमाइन नहीं करेगा। क्योंकि आप बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप अगर उसको ढंग से निगोशिएट नहीं करते हैं या सारे के सारे चैलेंजेस को देखते नहीं है, तो फिर वो लूजर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बीआईटी करते हैं, बीआईटी अगर आप ठीक से पोर्ट्रे करते हैं, तो बीआईटी इज गोइंग टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। सो इसलिए टाइप ऑफ मॉडल पे ना जाने की जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतलब टाइप ऑफ मॉडल पे जाने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉडल्स पे जाने की जगह आप किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो दो तरह के मॉडल बनाते हैं। इंपोर्टर के लिए अलग बनाते हैं कि मैं यहाँ से कैपिटल इंपोर्ट ज्यादा होती है, और एक्सपोर्ट के लिए आप बनाते हैं यहाँ से अलग होती है। तो वो एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन क्या वो मैसेज क्या देगा? वो मैसेज कंफ्यूजन का देगा। तो हमारा मॉडल इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ ऐसा होना चाहिए जो दोनों बातों को हैंडल करे, और जो है कंसिस्टेंट स्टैंड ले लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर। वर्ल्ड के जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, बेस्ट ऑफ द बिजनेस प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटेंसी हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर की कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट होती है, उसको प्रोटेक्शन करने की जो बात है, वो हमें उसी तरीके से लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्टैंड के साथ। क्योंकि उसके बिना हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ही मोटिवेटर है कि भाई मैंने पैसा लगा दिया, मैंने सब कुछ लगा दिया, क्या मुझे उस देश से अगर गड़बड़ होती है तो मेरा पैसा बचेगा, मेरे रिसोर्सेज बचेंगे? उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल तरीके से ही करना होगा। जैसे इंडिया के केस में भी हम देखते हैं कि भाई कई बार सिंगापुर के कोर्ट में चीजें पहुंच जाती हैं, फिर वो चलता रहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल किया गया। दैट इज वन पॉइंट। सो बीआईटी में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, पीटी में तो बीआईटी के नाम आएंगे या एक्रोनियम आएगा, वो हमें हैंडल करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ऑन इनपुट्स, ऐसा कहना नीति आयोग वाइस चेयरमैन साहब का है कि वो एक तरीके से मेलाइन इंटरवेंशन। आप अगर इनपुट के ऊपर भी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन लगाते हो, तो उससे क्या है, हमारी कॉस्ट MSMEs की बढ़ जाती है। और उसके बिना, BIS स्टैंडर्ड के बिना अगर हम कोई चीज यूज ही नहीं कर सकते इनपुट्स में भी, तो भाई हम कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे, ऐसा बेरी साहब का कहना है। उनका ये भी कहना है कि सर्टेन कंट्रीज की तरह हम जो है इतने WTA कंप्लायंट हैं कि हम जो है, हम हर चीज को थ्योरेटिकली और वैसे भी हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो WTO रूल्स लिमिट द क्वांटम ऑफ टैरिफ्स
हिंस सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर यूज करते हैं, ताकि जो है क्वालिटी नॉर्म्स का आप देख सकें, ताकि इंपोर्ट ना आए। अब नंबर से तो आप नहीं रोक सकते, तो आप क्वालिटी से रोक सकते हो। तो उनका यही कहना है कि क्वालिटी से भी क्यों रोकना है, आप मौका दीजिए, आप थोड़ा सा चीप गुड्स को भी फ्लो होने दीजिए, इनपुट को फ्लो होने दीजिए, उससे कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी रॉ मटेरियल्स की, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, हम अच्छे एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तो इंडिया कॉस्ट डिसएडवांटेज इन पावर एंड हैंड टूल्स विच रिक्वायर रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड इज बिटवीन 14 to 17%। अब बताइए आप, एज कंपेयर टू चाइना। तो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट exacerbated by import restrictions like quality control, increased production expenses, तो आप कैसे compete करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आपको ये कि एलिमेंट लेना है, ये नहीं कि इमोशनली इनकी सारी बात ही सही है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने भी कुछ सोच कर और पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके ही सारी चीज को किया। तो लेकिन हमारे लिए एक अच्छा सोचने का पॉइंट है। अभी हमने बात की थी इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक स्पेगेटी बाउल की तरह है, एक उसकी तरह है। अब यूएस चाहता है कि वो एक्सचेंज रेट और जनरल इक्विलिब्रियम को एक आप एकदम से बदल देंगे। आप चाहते हैं कि जो भी ट्रेड डेफिसिट है वो सेलेक्टिवली आप रोक पाएंगे, आप सेलेक्टिवली उसको पुश करके टैरिफ लगाकर आप कर देंगे। तो द हियर द ऑथर इज आर्ग्यूइंग कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पोटेंशियल, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, मल्टीलेटरल बायलेटरल दोनों जगह पोटेंशियली उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और जो एक तरफ तो कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, एक तरफ नॉन कोऑपरेटिव सिस्टम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगर हम पास्ट के लेसन्स को देखें, तो ऐसा लॉन्ग टर्म में चाइना मतलब यूएस के लिए नुकसान ही होगा। यूएस विल नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से बाय प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स। वो हेल्प नहीं करने वाला। तो इससे कोलैप्स होगा इंटरनेशनल ट्रेड का, ऐसा अगर यूएस का मानना है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देर आर सेवरल रीजंस। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल आउटपुट इज नॉट ट्वाइस एज लार्ज एज इन 1930। अब आप नहीं कर सकते। मॉडर्न एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। पहले नहीं था ऐसा, 1930s में नहीं था, 1940s में नहीं था। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम आज ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने पहले सोचा नहीं था। अगर आप एग्जांपल्स देखें, जैसे 1932 का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ट्रेड डील बिटवीन लंदन एंड कनाडा, द ऑटावा अकॉर्ड, सिस्टम ऑफ इंपीरियल प्रेफरेंसेस। हमने भी, इंडिया ने भी खूब झेला है जब इंडिया वाज ए कॉलोनी। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे साथ ऐसा बहुत था, हमारी क्लास लगती थी। अब फ्रांस और स्पेन के साथ ऐसा था। जापानीज दे केम अप विद देयर ओन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कॉल्ड द ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर कंट्रीज जो है वो अगर प्रोटेक्टिव टैरिफ की वॉल बनाती हैं और रिलेटिवली सोचती हैं कि हम इसके अंदर फ्री ट्रेड कर पाएंगे, तो मार्केट जो है वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद डाइवर्शन, सप्लाई चेन, सब चीजें जो है ये अब इस तरीके से एक दूसरे में घुसी हुई हैं कि वो इतना आसान नहीं होगा। तो ये शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम which is called spaghetti bowl would not only be more complex but also give immense power to larger countries। यूएस है, बाकी पावरफुल कंट्रीज है, उनके पास ज्यादा लीवरेज है कि वो निगोशिएट अपने टर्म्स पे करवाएं। ये एक बड़े अफसोस की और बहुत ही वन साइडेड थिंग है। और लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि दूसरी पावर से इमर्ज होंगी, जैसे चाइना। और इंडिया भी, ऑब्वियसली इंडिया को भी देखना है कि हाउ इट कैन बेनिफिट इन द गिवन सर्कमस्टेंस। हेल्थ केयर फॉर ऑल, प्रीलिम्स के अंदर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज तो हमें चाहिए, लेकिन क्या इंडिया कौन सा मॉडल लेगा? इंडिया के अंदर तो सारे के सारी जो जनता है उसके लिए 5 लाख का कवरेज भी नहीं है। सिर्फ अभी भारत जो है गरीब तबके के लिए एक 5 लाख का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेके आया है। दूसरा, जब आप क्लेम लेने जाते भी है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं कैशलेस, कहीं आपको रोक के रखा जाता है जब तक बिल क्लियर नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और पीएमजे जैसा हमने कहा, एक इंपॉर्टेंट इनेबलर है। 70 साल से आगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेटस सबके लिए पीएमजे बना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो अब पॉइंट ये है कि हम पॉलिसी वाइज क्या करें। हम इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, कौन सा मॉडल अपनाएगा इंडिया? आप सब हेल्थ पॉलिसी लेंगे, हेल्थ पॉलिसी के लिए आप आउट ऑफ द पॉकेट पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का आप प्राइवेट सेक्टर आपको पे करवाता है। तो ये तो हो गया यूएस मॉडल, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि रिस्क रहेगा, आप पैसे दे पाए तो पॉलिसी चल पाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। एक है यूरोपियन वेलफेयर, जिसके अंदर हाई एंड सब्सिडाइज सर्विसेज आपको दी जाती है, क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इट मस्ट फॉलो द यूरोपियन मॉडल।
वो इतना इसको हाई क्लास बना दे कि इट इज सब्सिडाइज एंड इट इज फ्री फॉर ऑल। एज सच पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इक्विटेबल सोसाइटी और साथ में आपके लाइफ गोल्स को भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वो आई शुड से कि इम्पैक्ट करता है। मैं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हुज फैमिली मेंबर इज क्रिटिकली इल, तो अब वो पैसे इकट्ठे करके जब वो ही खुद नहीं कर पा रहे, तो आई कैन सी हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इवन हिज स्टडीज प्रिपरेशन ऑल्सो। सेबी की जो एक स्कीम के यहाँ पे चर्चा की गई है कि पारवा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इज पास परफॉर्मेंस एंड रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। So the framework introduces a system to verify performance claims made by the investor, advisors, research analysts, and algo providers, collectively called regulated persons. तो ये एक एग्जाम्पल है अपने आप में। इट विल बिल्ड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस क्लेम्स कि भाई इतना हो गया, हमने तो ऐसे किया। तो ये एक इंसाइट के लिए, सेफर इंसाइट के लिए सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। आप इसको नोट कर सकते हैं। यू मस्ट राइट डाउन, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ फिनटेक्स। दे आर रेडी, जिनको हम सूनिकॉन्स भी कहते हैं, वो रेडी हैं। वो फिनटेक, नए एज के फिनटेक्स रेडी हैं, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं टू टू दे आर गेटिंग आईपीओ रेडी स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो न्यू फिनटेक एज कंपनीज देखना सिर्फ यही होगा कि उनका जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का जो रेशियो है वो कैसा है। वही उनको सस्टेन करने में मदद करा पाएगा, वही उनको जनता का कॉन्फिडेंस दिला पाएगा। यू मस्ट नो द नेम ऑफ कपल ऑफ ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। किस्ट, क्रेडिट बी, लेंडिंग, ये आपके आंसर्स के अंदर इनका पार्ट आना चाहिए। Good exports, as I already said, they are flat despite financial year 25, despite a low base. Already we have discussed these factors over there. So this is all for the day, and we'll get back with more ideas, more thought processes. And you must make sure कि आप पूरे के पूरे वीकली अपने नोट्स को बना के उनको रिवाइज करें। योर टाइम मस्ट कम डाउन ईच टाइम यू आर डूइंग इट, दो डेफिनेटली बैकग्राउंड में स्लॉगिंग है, होल डे का वर्क है, तब कहीं जाकर 1 घंटे में कोई आउटपुट आएगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट देयर इज ऑलवेज अ सक्सेस for you if you are truthful to yourself, ready to take all challenges, and ready to face circumstances in a truthful and also in a diligent manner. Thank you very much.